हेलो स्टूडेंट्स। और हमने लास्ट वीडियो में राउल्ट्स लॉ के बारे में बात की थी और राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन लॉ के हिसाब से हमें ये वाली इक्वेशन मिली थी। तो आज हम इसी इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इक्वेशन 2.16। तो 2.16 इक्वेशन कौन सी है? ये वाली P01 प्लस P02 माइनस P01 x2। इस इक्वेशन को देखिए, इसमें ओनली कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा? x2। एंड कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन x1 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। इसका मतलब है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ओनली एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो कंपोनेंट 2 के लीनियर है। इस ग्राफ को देखिए, जैसे जैसे कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन x2 बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इधर देखिए x2 इक्वल टू 0 था, लेकिन जैसे जैसे इधर गए तो यहाँ पर x2 इक्वल टू 1 हो गया। तो कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन इधर चलने पर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए टोटल वेपर प्रेशर भी इधर बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों टोटल वेपर प्रेशर एंड कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन ये दोनों एक दूसरे के लीनियर हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपोनेंट 2 मोर वोलेटाइल है देन द कंपोनेंट 1। और इसलिए जो मोर वोलेटाइल होता है अगर उसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ाया जाए तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2 टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। तो प्योर कंपोनेंट 1 and 2 के वेपर प्रेशर के हिसाब से अगर बोलें तो कंपोनेंट 1 को अगर हम बढ़ाएंगे इस सॉल्यूशन में, कंपोनेंट 1 को अगर हम बढ़ाएंगे तो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। कैसे? क्योंकि कंपोनेंट 1 लेस वोलेटाइल है और अगर हम लेस वोलेटाइल की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएंगे, अगर लेस वोलेटाइल के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा। और दूसरे तरीके से हम मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से देखिए, अगर हम मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो जो लेस वोलेटाइल है उसके अगर मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए कंपोनेंट 1 को बढ़ाने पर सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ए प्लॉट ऑफ P1 और P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 एंड x2 फॉर सॉल्यूशन गिव ए लीनियर प्लॉट एज शोन इन फिगर 2.3। 2.3 फिगर कौन सा है? ये वाला ग्राफ 2.3। तो इसमें देखिए P1 और x1 को देखिए। P1 कहाँ है? ये रहा, ये वाली लाइन P1 की है। एंड x1 देखिए यहाँ पर 0 था और जैसे जैसे इधर आए तो ये बढ़ गया, x1 इक्वल टू 1 हो गया। तो जैसे जैसे x1 बढ़ रहा है वैसे ही P1 भी बढ़ रहा है। इसका मतलब P1 एंड x1 के बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर है। P2 को देखिए, P2 इधर जाने पर बढ़ रहा है। एंड x2 देखिए, x2 यहाँ पर 0 था, जैसे जैसे इधर बढ़े तो x2 इक्वल टू 1 हो गया। तो जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो x2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है एंड P2 भी x2 के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब P2 एंड x2 भी एक दूसरे के लीनियर हैं। तो ये वही कह रहा है कि P1 एंड x1 या P2 एंड x2 के बीच में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो लीनियर है। These lines first and second pass through the point for which x1 and x2 are equal to unity। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन कौन सी है? फर्स्ट लाइन ये रही फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ये रही। तो फर्स्ट लाइन को देखिए, वो एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है यहाँ पर
ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जहां पर x2 1 हो गया है, एंड सेकंड वाली लाइन एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जहां x1 1 हो गया है। तो ये दोनों लाइन एक ऐसे पॉइंट से पास कर रही हैं जहां पर x1 एंड x2 यूनिटी हो गए हैं, मतलब 1 हो गया है। सिमिलरली द प्लॉट लाइन थर्ड ऑफ p टोटल वर्सेस x2 इज ऑल्सो लीनियर। और थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लाइन ये वाली है, ये थर्ड लाइन है p टोटल इक्वल टू p1 प्लस p2। ये वाली लाइन p टोटल को शो कर रही है। एंड ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पर x2 क्या था 0, और जैसे जैसे इधर बढ़े तो x2 इक्वल टू 1 हो गया, मीन्स जैसे जैसे इधर बढ़े तो x2 बढ़ता गया, और p टोटल भी इधर बढ़े तो बढ़ता गया। तो इसका मतलब p टोटल एंड x2 दोनों एक दूसरे के लीनियर हैं, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ p टोटल इज p01 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज p02, assuming that the component 1 is less volatile than component 2, means p01 is less than p02। तो देखिए यहाँ पर जो p टोटल की सबसे कम वैल्यू है, जो p टोटल की मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर है p01, एंड मैक्सिमम वैल्यू p02 है। तो इसका मतलब कंपोनेंट 1 लेस वोलेटाइल है एंड कंपोनेंट 2 मोर वोलेटाइल है। कैसे? देखिए यहाँ पर x1 इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में जब अकेला कंपोनेंट था, जब x2 0 था, उस टाइम पे जो उसका वेपर प्रेशर था वो अकेले कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर था। तो जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है उसको P0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर x1 का वेपर प्रेशर कितना हो गया P01, एंड इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर कंपोनेंट 1 0 है एंड कंपोनेंट 2 1 है। इसका मतलब यहाँ पर कंपोनेंट 2 प्योर है, तो उसका वेपर प्रेशर जो बनेगा वो P02 बनेगा। अब देखिए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, कंपोनेंट 2 का, एंड कंपोनेंट 1 का कम है और कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब कंपोनेंट 1 लेस वोलेटाइल है एंड कंपोनेंट 2 मोर वोलेटाइल है। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर्स of the components. If y1 and y2 are the mole fraction of the components 1 and 2 respectively in the vapor phase, then using Dalton's law of partial pressures, P1 equal to y1 P total, P2 equal to y2 P total, in general Pi equal to yi P total. The composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by partial pressure of the components. तो अगर हमें किसी सॉल्यूशन के वेपर फेज के कंपोजिशन को डिटरमाइन करना है तो वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। कौन सी? P1 इक्वल टू y1 P टोटल। यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 y1 इंटू P टोटल के बराबर है। और यहाँ पर ये y1 क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज। तो इसकी हेल्प से हम वेपर के कंपोजिशन को इक्विलिब्रियम पर डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड Pi इक्वल टू yi P टोटल, ये एक जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर Pi की जगह किसी भी कंपोनेंट का प्रेशर हो सकता है, इन yi की जगह किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो सकता है इन वेपर फेज, एंड P टोटल हो गया सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर।